हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कपलिंग कांस्टेंट इन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। कपलिंग कांस्टेंट इसे जे से रिप्रेजेंट करते हैं इन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। इससे पहले हमने डिस्कस कर चुका है कि कैसे सिग्नल्स मिलते हैं एनएमआर में, कैसे इन सिग्नल्स का स्प्लिटिंग होता है, जिसमें हमने पढ़ा था कि ये जो आपके एनएमआर सिग्नल्स होते हैं वो अगर इनके आसपास नेबरिंग न्यूक्लियाई जो कि खुद एनएमआर एक्टिव हो तो वो उस पर्टिकुलर लाइन को क्या कर देते हैं, इंटरेक्ट करके इफेक्ट कर देते हैं और अलग अलग सिग्नल्स में तोड़ देते हैं। क्लियर है? इसका मतलब कि सिंगल लाइन ना मिल करके उस पर्टिकुलर आपका जो न्यूक्लियाई है उसके लिए मल्टीप्लेट्स मिलने लग जाते हैं, जैसे कि डबलेट, ट्रिपलेट, मल्टीप्लेट, क्विंटेट, क्वार्टेट जिसको बोलते हैं। क्लियर? तो देखिए, अल्टीमेटली हम ये बोल सकते हैं कि ये जो नेबरिंग न्यूक्लियाई है उनके बीच इंटरेक्शन हो रहा है और उस इंटरेक्शन के कारण ये क्या हो रही है, जो सिग्नल्स है टूट रही है। क्लियर है? तो ये जो इंटरेक्शन है इसका कितना एक्सटेंट है, मतलब कितना इंटरेक्शन होगा, किन में ज्यादा होगा किन में कम होगा, इन्हीं के मेजरमेंट के लिए हम कपलिंग कांस्टेंट को पढ़ते हैं। तो कपलिंग कांस्टेंट इज नथिंग बट इट इज द मेजर ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द नेबरिंग न्यूक्लियाई। तो देखिए, अगर हम बात करें, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये आपका क्या है H, ये तो और हाइड्रोजन, ये प्रोटॉन और ये X। तो देखो, अगर मैं बात करूं कि ये कितने सिग्नल्स देंगे, तो बिल्कुल यहाँ पर इस प्रोटॉन के कारण एक सिग्नल मिलेगा और इस प्रोटॉन के कारण एक सिग्नल मिलेगा। तो अगर मैं स्प्लिटिंग को छोड़ दूं तो यहाँ दो सिग्नल मिलेगा। लेकिन हमको पता है कि ये जो है आपके इस H एक प्रोटॉन का सिग्नल B के कारण इंटरेक्ट करके टूट जाएगा। n+1 वाले फार्मूले, दैट मीन्स 2ni+1, i हाफ होता है इसका, इसलिए n+1 फार्मूला। क्लियर? तो B भी तो A के कारण टूट जाएगा, तो वो भी n+1 के फार्मूले के अकॉर्डिंग टूट जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं बात करूं तो भैया ये यही तो है। लीजिए, क्या अच्छे से अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये x और बात करते हैं दूसरे। क्लियर? देखो, तो यहां अगर मैं टीएमएस का ले लूं, या चलिए इसको टीएमएस का सिग्नल बोलते हैं, जो कि डेल इज इक्वल टू 0 पर आता है, तो हाई सिल्टेट की तरफ कौन आएगा? तो यहां पर ध्यान दीजिए, ये जो है बीच वाला एरिया, यहीं पर तो क्या होगा आपका एच ए का सिग्नल होगा, और एच ए का सिग्नल को मतलब डेल ए, केमिकल शिफ्ट ए के लिए ज्यादा डाउन फील्ड में आएगा डिसोल्डिंग जोन पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्स हाइड्रोजन के कारण जो है डिसोल्डिंग जोन में चले जाएगा ज्यादा ही एच ए। और यहाँ पर हम बोलते हैं कि ये किसके लिए डेल होगा, ये डेल बी होगा। अरे क्लियर है? ठीक है, मतलब इसका सिग्नल यहाँ पर आना था, इसका सिग्नल यहाँ पर आना था, लेकिन इन दोनों नेबरिंग न्यूक्लियाई के इंटरेक्शन के कारण ये जो है टूट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कपलिंग कांस्टेंट के लिए बोला जाता है कि किसी मल्टीप्लेट्स में दो एडजेसेंट पिक है, उनके बीच का डिस्टेंस का वैल्यू ही क्या कहलाता है, कपलिंग कांस्टेंट कहलाता है। क्लियर है भाई? अरे क्लियर है? तो हम क्या बोल देंगे, जैसे कि अगर मैं एक और सिग्नल रिप्रेजेंट करता हूं, ये लीजिए, तो यहां पर ये जो है आपका, इसके लिए डिस्टेंस और ये जो एडजेसेंट पिक है इनके बीच का डिस्टेंस कपलिंग कांस्टेंट कहलाए। क्लियर है? अब देखिए कि ये जो आपका कपलिंग कांस्टेंट है उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये जो जे है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है हर्ट्ज यूनिट से, इसी को बोल दिया जाता है सीपीएस। क्लियर है? अरे ठीक है, यहां तक समझ आया क्या भाई? इसके बाद बात करते हैं कि ये जो आपका कपलिंग कांस्टेंट है जे, वो मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं करता। तो इसके लिए बोला जाता है जे इज इंडिपेंडेंट टू एच नॉट। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि
यहाँ पर कपलिंग कांस्टेंट कुछ मिल रहा है जे ए या जे ए बी, क्या कहें, चलिए इसको मैं डिनोट करता हूँ। ये ए जो है बी के कारण टूट रहा है, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, जे ए बी, और ये जो बी है वो ए के कारण टूट रहा है, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, जे बी ए। क्लियर है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर ये जो जे का वैल्यू है, इफ एच नॉट इज इक्वल टू 100 मेगाहर्ट्ज, और एक बार क्या करते हैं, एच नॉट इज इक्वल टू 500 मेगाहर्ट्ज, तो यहां पर अगर जे ए बी का जो वैल्यू है वो 7.2 हर्ट्ज या सीपीएस आता है, तो यहां भी जे ए बी का वैल्यू क्या आएगा, 7.2 सीपीएस, यहाँ पे बोल सकते हैं हर्ट्ज, इसका वैल्यू होगा। कहने का मतलब जे का वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने से चेंज नहीं हो रहा है, मतलब इसको चेंज करने से चेंज इनमें नहीं आ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि जे इज इंडिपेंडेंट टू एच नॉट इफ ये किस में रिप्रेजेंट हो, ए हर्ट्ज में या सीपीएस में रिप्रेजेंट किया हुआ हो। अरे क्लियर है? ठीक है। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, हम जे कांस्टेंट या कपलिंग कांस्टेंट जो है कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ध्यान दीजिए यहां पर ये जो डेल ए है और डेल बी है, इसके बीच का जो डिफरेंस है उसको डेल यू दिखाते हैं, फ्रीक्वेंसी इन, ठीक है। अब देखिए तो फार्मूला आपका जे का क्या होता है, जे इन हर्ट्ज, आपको किस में वैल्यू मिलेगा, हर्ट्ज में, तो ये होगा आपका डेल यू इनटू ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इनटू ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इन मेगाहर्ट्ज। क्लियर है भाई? इसका फार्मूला क्या है, जे कांस्टेंट अगर आपको हर्ट्ज में कैलकुलेट करने के लिए बोलता है तो डेल यू इनटू ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी जो दिया रहेगा किसमें रखना है आपको, मेगा हर्ट्ज में रखना है, और जो डेल यू दिया रहेगा उसको मल्टीप्लाई करना है, दैट मींस डेल ए माइनस डेल बी। इसका डेल यू का मतलब क्या है भाई, इसका मतलब डेल ए माइनस डेल बी तो है, डिफरेंस ही तो है, केमिकल शिफ्ट्स, यही तो बता रहे हैं। अरे क्लियर है क्या? ठीक है। देखिए तो इससे आप हर्ट्ज में कपलिंग कांस्टेंट का वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताता हूं, जो कि क्या है, अब देखिए यहां पर ये जो बी है ए के कारण किसमें टूट गया, डबलेट में, लेकिन ए भी तो बी के कारण टूटा है डबलेट में। तो दोनों जो सेम इंटरेक्टिंग न्यूक्लियाई है जो एक दूसरे से इफेक्ट डाल रहे हैं, तो जितने प्रभाव से ए जो है बी को तोड़ेगा उतने ही इफेक्ट से बी जो है ए को तोड़ेगा। तो इसके लिए कपलिंग कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा भाई, सेम होगा। तो दो इंटरेक्टिंग न्यूक्लियाई का जो कपलिंग कांस्टेंट है या एक्सटेंट ऑफ इंटरेक्शन है वो सेम होगा। कहने का मतलब जे ए बी इज इक्वल टू जे बी ए, ये जो है आपके कमेंट में क्वेश्चन क्या किया जा सकता है, पूछा जा सकता है। क्लियर है? अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कपलिंग कांस्टेंट, टाइप्स ऑफ कपलिंग कांस्टेंट। देखिए कितने टाइप से होते हैं, तो यहां पर हम पढ़ेंगे 4 टाइप के। एक है आपका, सबसे पहले पढ़ेंगे जेमिनल कपलिंग कांस्टेंट, उसके बाद अपन बात करेंगे विसिनल कपलिंग कांस्टेंट, फिर बात करेंगे लॉन्ग रेंज कपलिंग कांस्टेंट, फिर एक एक्सेप्शन की बात करेंगे डब्ल्यू कपलिंग कांस्टेंट। क्लियर है? ठीक है। अब देखिए ये जेमिनल कपलिंग का मीनिंग क्या है, विसिनल कपलिंग का मीनिंग क्या है।
तो जे जेमिनल को इसी को ही लिख दिया जाता है जे जेमिनल, या इसी को ही J2 से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको लिख दिया जाता है जे विसिनल, जे विसिनल, या इसी को ही बोल दिया जाता है जे क्यू या J3। लॉन्ग रेंज कपलिंग कांस्टेंट को J4, J5, J6 एक्सेट्रा ऐसे दिखाया जाता है। डब्ल्यू कपलिंग जो मोस्टली होता है ये J4 टाइप का होता है। क्लियर है बेट? अब ये J2 का मतलब क्या है और जे जेमिनल का मतलब क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको बात करता हूं जेमिनल कपलिंग कांस्टेंट की। तो ध्यान देना, जैसे कि ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, तो ये ए टाइप का हाइड्रोजन और बी टाइप का हाइड्रोजन है। कहने का मतलब दोनों प्रोटॉन जो है डिफरेंट है, कहने का मतलब दोनों जो है डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल देंगे और एक दूसरे के इंटरेक्शन के कारण डिफरेंट स्प्लिटिंग पैटर्न देंगे। क्लियर है? ठीक है। तो यहां पर अगर मैं ध्यान दूं तो ये दोनों ही जो प्रोटॉन है, एक सिग्मा बॉन्ड और ये दो सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड से क्या है, ये सेपरेटेड है। तो ये जो दो सिग्मा बॉन्ड से सेपरेटेड है ये यहां पर डिनोट किया जाता है। और जब दो इंटरेक्टिंग न्यूक्लियाई दो सिग्मा बॉन्ड से आपके सेपरेटेड हो तो उसको हम जेमिनल कपलिंग कांस्टेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। अरे क्लियर है? अब मैं बात करता हूं कि ये जो J2 है, जे जेमिनल है, वो किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो बोलते हैं कि ये जो है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये जो है आपका बॉन्ड एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। साथ ही ये परसेंट एस कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं एक एग्जांपल लेते हुए, तो ध्यान दीजिएगा, ये एक CH3H, ठीक है, वैसे ही यहां पर देख लेते हैं CH3Cl, उसके बाद CH3F। क्लियर है? साथ ही मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, ये लीजिए, ठीक है, और एक एग्जांपल देखते हैं इसका। तो ध्यान दीजिए, अगर मैं इनकी बात करूं तो ये जो है हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो गया क्लोरीन से, फिर ये हाइड्रोजन एक बार सब्स्टिट्यूट हुआ है क्लोरीन से। तो कहने का मतलब यहां पर चेंजेस हो रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर। क्लियर है? तो देखिए, अगर मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूं, इसका मैं जे वैल्यू भी लिख देता हूं, चलिए जे वैल्यू लिखते हैं। तो जे वैल्यू जो है इसके लिए -12.5, -10.8 एंड -9.6 है। तो ध्यान दीजिए, अगर मैं अप टू डाउन आ रहा हूं तो अप टू डाउन आने से मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रहा है, क्लोरीन का बढ़ रहा है, और पहले हाइड्रोजन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है तो देखो भैया, निगेटिव में वैल्यू छोटा होता जा रहा है, दैट मींस वैल्यू बढ़ते जा रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने से मेरा जे का वैल्यू भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्लियर है भाई? अरे क्लियर है, ठीक है। वैसे ही यहां पर आप ध्यान देना, ये HAHB HAHB, लेकिन अंतर क्या है, ये जो है आपका sp3 टाइप का क्या है, कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये हाइड्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसका जो वैल्यू है डेल का जो जे का जो वैल्यू है ये -12.5 के आसपास है, और इसका जो वैल्यू होता है जे का, ये 0 से
2.5 हर्ट्ज के आसपास होता है। ये जो वैल्यू है ये मैं हर्ट्ज में लिखा हूँ। क्लियर है भाई? या आप ये बोल सकते हैं सीपीएस, चलिए मैं सीपीएस लिख देता हूँ। सीपीएस में ये भी आपका सीपीएस में मेंशन है, ये भी आपका सीपीएस में मेंशन। तो यहाँ भी देखने से पता चल रहा है कि परसेंट एस की अगर मैं बात करूं तो परसेंट एस इसमें कितना है, तो sp3 है। कितना परसेंट भाई? 4 भाग में बांट दो आप, तो आपका 3 और 4 तो 25% क्या है आपका एस करेक्टर है। यहाँ पर एस करेक्टर जो है बढ़ गया है, और एस करेक्टर बढ़ा है तो वो कितना बढ़ा है भैया? परसेंट एस है मेरा 33.333%। क्लियर है? तो परसेंट एस भी बढ़ गया, और यहाँ पर बॉन्ड एंगल भी क्या हो रहा है भैया? 103 डिग्री के आसपास कुछ होता है। आप पढ़ते हैं कुछ कुछ, अब बोलेंगे आप बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 107। अब sp3 वाला तो पढ़ते हैं 109 दशमलव कुछ कुछ के आसपास होता है। क्लियर है? तो यहां पर वो जो है 120 हो जाता है। तो ध्यान देना क्या हो रहा है, इधर से जाने पर परसेंट एस इंक्रीज हुआ है, बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो रहा है। तो परसेंट एस इंक्रीज हुआ, बॉन्ड एंगल भी इंक्रीज हुआ, साथ ही साथ देखो डेल का वैल्यू बढ़ रहा है। ये माइनस में 12 के आसपास था, ये 0 से 2.5 के बीच है। ठीक है, आप इसको ये लिख सकते हैं 0 से 2.5। ठीक है, तो यहां पर जे का वैल्यू भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो जे के वैल्यू को क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं। कौन से जे के वैल्यू? जेमिनल कपलिंग कांस्टेंट। क्लियर है भाई? अब मैं बात करता हूं विसिनल कपलिंग कांस्टेंट की। ये कुछ डेटा है, इसको आप याद रखेंगे तो आपको इंटरप्रिटेशन में आसानी होगा। क्लियर है भाई? चलिए अब अपन बात करते हैं विसिनल कपलिंग की। तो विसिनल कपलिंग किसको बोलते हैं और किस तरह से ये एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं? देखिए यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं अपन। ठीक है, यहां पर देखो कितने सिग्मा बॉन्ड में डिफरेंशिएटेड है या सेपरेटेड है? 3, 1, 2 और 3। ये जो इंटरेक्टिंग न्यूक्लियाई है 3 सिग्मा बॉन्ड से सेपरेटेड है। तो मैं क्या बोलूंगा? इफ इंटरेक्टिंग न्यूक्लियाई आर सेपरेटेड बाय 3 सिग्मा बॉन्ड देन कपलिंग कांस्टेंट इज नोन एज विसिनल कपलिंग, जिसे हम जे विसिनल या J3 के नाम से डिनोट कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, अब देखिए इथीन का स्ट्रक्चर। अब देखिए ये लीजिए इथीन का स्ट्रक्चर, इथीन बोलता हूं एथेन। ठीक है, एथेन का स्ट्रक्चर ये है। इसको अगर मैं न्यूमान प्रोजेक्शन में दिखाऊं तो ये क्या ऐसे बनेगा। ठीक है भाई, अब ये न्यूमान प्रोजेक्शन में अब मैं इसको थोड़ा सा रिप्रेजेंट करता हूं। यहां पर एक हाइड्रोजन है और यहां पर एक हाइड्रोजन है। मानो कि ये दो डिफरेंट टाइप के क्या है? प्रोटॉन है। तो ये भी क्या है? 3 सिग्मा बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि एक सिग्मा बॉन्ड ये और ये कार्बन कार्बन वाला जो सिग्मा बॉन्ड है वो, और उसके बाद फिर ये वाला सिग्मा बॉन्ड। तो ये एक सिग्मा ये हुआ, ये और ये बीच का जो नहीं दिख रहा है आपको वो सिग्मा। तो ये भी तो 3 सिग्मा बॉन्ड से सेपरेटेड है। तो कहने का मतलब इनके बीच में जो इंटरेक्शन होगा कौन से कपलिंग कांस्टेंट के नाम से जाना जाएगा? J3 या J विसिनल। अरे क्लियर है क्या भाई? क्लियर है? ठीक है, तो देखिए जब ऐसा कंडीशन हो तो आपका जो विसिनल कपलिंग कांस्टेंट है वो कैसे आइडेंटिफाई करोगे या इनके बीच डिफरेंशिएट कैसे करोगे? किसके लिए वैल्यू ज्यादा आएगा और किसके लिए कम आएगा?
तो इस कंडीशन के लिए ध्यान देना, बोला जाता है जे एन टी इज ग्रेटर देन जे सी इज ग्रेटर देन जे गॉसे। आप पढ़ते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री में एन टी क्या होता है, सीन क्या होता है, गॉसे क्या होता है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि डाइहेड्रल एंगल के ऊपर डिपेंड कर रहा है कौन, जो आपका विसिनल कपलिंग कांस्टेंट है उसका वैल्यू। क्लियर है? तो ध्यान देना, ये जो आपका ए और ए है जिनके बीच डाइहेड्रल एंगल कितना होता है 180, ठीक है, तो वो आपके कहलाते हैं एनसी। और गॉसे का जानते हो आप अराउंड 60 डिग्री। क्लियर है? और सीन जानते हो आप जिनके बीच भी 0 डिग्री का आपका क्या हो, एंगल बनता हो, सी। अरे क्लियर है? ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे कि किनके लिए सबसे ज्यादा जे वैल्यू मिलेगा। एंटी वाले प्रोटॉन के लिए सबसे ज्यादा मिलेगा, फिर सीन वाले प्रोटॉन के लिए मिलेगा, फिर गॉसे के लिए मिलेगा। अरे क्लियर है? ठीक है, जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, ध्यान देना, ये लीजिए, यहां पर हम बात करते हैं कि एक H है, यहाँ H है, यहाँ H है और यहाँ H है। ठीक है, ये एक्सियल हाइड्रोजन है, ये भी एक्सियल, ये इक्विटोरियल और ये इक्विटोरियल। तो अगर मैं बात करूं इनको, अगर मैं क्या करूं, इनके बीच J का वैल्यू निकालूं, तो ये J का वैल्यू कैसे होगा, किनके किनके बीच ज्यादा होगा, किनके किनके बीच कम होगा। तो देखिए 1, 2 और 3, ये एक्सियल वालों के लिए ये क्या है भैया, 3 सिग्मा बॉन्ड से सेपरेटेड है, तो ये भी विसिनल में आएंगे। 1, 2, 3, ये एक्सियल और ये इक्विटोरियल, ये भी विसिनल में आएंगे। 1, 2, सॉरी, एक इक्विटोरियल वाला, 2 और ये 3, दोनों इक्विटोरियल भी विसिनल में आ रहे हैं। तीनों के तीनों विसिनल इंट्रैक्शन शो कर रहे हैं। अब देखते हैं कि किसका वैल्यू ज्यादा होगा और किसका कम होगा। तो बताओ एंटी के लिए सबसे ज्यादा होता है, तो कौन एंटी होंगे, तो दोनों एक्सियल वाले एंटी होते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, J3 3 सिग्मा बॉन्ड से सेपरेटेड है, एक्सियल इज ग्रेटर देन J3 सिन वाले कौन है, सिन वाले कौन है भाई, तो यहां पर जो दोनों इक्विटोरियल और इक्विटोरियल वाले हैं वो आपके, सॉरी, ये आपके जो एक्सियल और इक्विटोरियल वाले हैं इनके बीच क्या होगा, ये हो जाएगा सी। ठीक है, और ये जो आपके एच हैं, ये इक्विटोरियल और इक्विटोरियल वाले, ये इनके बीच क्या बनता है, इक्विटोरियल इक्विटोरियल, ये आपका गॉसे इंट्रैक्शन बनाता है। क्लियर है? अरे क्लियर है क्या भाई? ठीक है, देखिए इनके लिए जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, इनके लिए जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, और इनके लिए जो वैल्यू है वो किसके बीच होता है। तो इसके लिए बोला जाता है कि ये 6 से 10 CPS के बीच होते हैं। ये जो होता है 0 to 7 CPS के बीच वैल्यू देते हैं, और ये देते हैं आपके 0 से 5 CPS के बीच अपना वैल्यू देते हैं। अरे क्लियर है क्या भाई? ठीक है, देखिए ये जो आपका फिनोमिना है, इसको जानने के लिए आपको डायहेड्रल एंगल एंड आपका स्टीरियोकेमिस्ट्री में जो आप विजुअलाइजेशन देखते हैं कि कितने 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 के इनके बीच डायहेड्रल एंगल है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तब आप जान पाएंगे कौन एंटी होंगे, कौन यहाँ पर कौन गॉसे हो रहा है और क्यों हो रहा है, कौन जो है सीन कॉन्फ़िगरेशन रख रहे हैं, कौन जो है आपका एक्सियल ओरिएंटेशन रख रहे हैं, एक्सियल कॉन्फ़िगरेशन रख रहे हैं। क्लियर है? ठीक है, अब मैं बात करता हूँ एक एग्जांपल इसी विसिनल से रिलेटेड, आपका इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। जैसे कि बात करते हैं, ये लीजिए H
एच एक्स और ये एच। अब आपको पता है, मैं पहले भी इस एग्जांपल को डिस्कस कर चुका हूं कि कितने सिग्नल्स देंगे, और ये तीनों हाइड्रोजन जो है डिफरेंट डिफरेंट हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला जो है सेकंड के कारण भी इंटरेक्ट होता है, थर्ड के कारण भी इंटरेक्ट होता है। तो यहां पर ये लीजिए, इसको मैं क्या बोलूंगा, कितने सिग्मा बॉन्ड से सेपरेटेड है, 1 2 और ये 3, ये J313। ठीक है, ये आपका क्या कहलाएगा, 1 और 2, 2 सिग्मा बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो J2 या J जेमिनल 1 2, और ये क्या कहलाएंगे आपके, इनके बीच जो इंटरेक्शन हो रहा है 1 2 3 J3 2 और ये 3, नॉमेनक्लेचर 2 और 3। तो इसके लिए जो वैल्यू दिया गया है उसको हम एक बार डिस्कस करते हैं कि ये जो आपका J13 है, इसी को मैं देखना क्या बोलूंगा, J3 ट्रांस, H और 1 और 3 क्या है, ट्रांस पोजिशन में क्या, इसके लिए जो वैल्यू बोला जाता है, ये बोला जाता है 12 to 18 या 13 to 18 CPS। चलो क्लियर है। और ये जो आपका सिस वाला है, जो 2 और 3 है, इसके लिए जो वैल्यू बोला जाता है, इसी को क्या बोलेंगे, J3, ये 2 और 3 जो है एक दूसरे के सीस है, तो सीस भी बोल देते हैं कई बार। इसका वैल्यू जो है 9 to 12 CPS के बीच बोला जाता है। क्लियर है। अब आ गया बात जेमिनल की, तो ये तो जेमिनल कपलिंग है, इसके लिए जो वैल्यू है ये बोला जाता है -1 to 2 CPS। क्लियर है। तो ये वैल्यू है, तो इसमें अगर मैं ध्यान दूं तो ध्यान देना, ये जो आपका J3 ट्रांस है, J3 ट्रांस बड़ा है आपका J3 सीस से, ये बड़ा है आपका J2 से, जेमिनल से। क्लियर है। इसका मतलब जब स्प्लिटिंग होगा H1 के लिए अगर मैं NMR सिग्नल निकालूंगा तो सबसे पहले ये 3 इसको तोड़ेगा, थर्ड नंबर का ये प्रोटॉन तोड़ेगा, उसके बाद ये सेकेंड वाला तोड़ेगा, उसके बाद जेमिनल वाला तोड़ेगा। क्लियर है। तो ये थे आपके विसिनल कपलिंग कांस्टेंट। ये वैल्यू भी आपको पता होना चाहिए, डेटा सीधा आपका इंटरप्रिटेशन के लिए जो डेटा दिया जाता है क्वेश्चन में, वो सीधा ये वैल्यू दिया रहता है, इसको देख के आपको इंटरप्रिटेट करना पड़ता है कि ये सीन होगा कि ट्रांस वाला है कि कौन सा वाला है। क्लियर है। एक चीज और, अगर मैं बात करूं तो ध्यान देना, ये लीजिए हाइड्रोजन, इसके बाद बात करते हैं 5 मेंबर रिंग की, लीजिए इसके बाद बात कर लेते हैं 6 मेंबर रिंग की, फिर 8th मेंबर रिंग की, तो आप ध्यान देंगे तो मैं बाएं से जब दाएं चल रहा हूं तो रिंग साइज इंक्रीज हो रही है, और जब रिंग साइज इंक्रीज होती है तो जे कपलिंग कांस्टेंट का जो वैल्यू है उसको बोला जाता है कि वो भी इंक्रीज होगा। रिंग साइज इंक्रीजेस, दैट मींस जे आल्सो इंक्रीजेस। क्लियर है भाई। ठीक है, तो ये हो गया आपका विसिनल कपलिंग कांस्टेंट। अब हम बात करते हैं लॉन्ग रेंज कपलिंग कांस्टेंट। ध्यान दीजिए, लॉन्ग रेंज कपलिंग कांस्टेंट। लॉन्ग रेंज कपलिंग कांस्टेंट मतलब आपको सीधा समझ आ रहा होगा कि भाई सिग्मा बॉन्ड 3 नंबर से ज्यादा से सेपरेटेड हो, 4 सिग्मा बॉन्ड से सेपरेटेड हो, इंटरेक्टिंग न्यूक्लियाई 5 से 6 से, तो हम उसको लॉन्ग रेंज कपलिंग कांस्टेंट में इंक्लूड करेंगे। इसके लिए आपको एक चीज जानना बहुत जरूरी, नोट कर लीजिए कि हाई रिजोल्यूशन वाले जो आपके स्पेक्ट्रोमीटर जो होते हैं, हमारे स्पेक्ट्रोमीटर, उनमें जनरली लॉन्ग रेंज जो आपका कपलिंग है वो इंटरप्रिटेट हो पाता है।
या उतना रिजोल्यूशन से वो थोड़ा सिग्नल दे पाता है। कम रिजोल्यूशन पावर वाले जो हैं इतने लॉन्ग इंटरेक्शन को ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। अगर मैं बात करूं कॉन्जुगेशन की, अगर पाई इलेक्ट्रॉन जो है कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट हो, ये लीजिए, तो कॉन्जुगेशन जब प्रेजेंट हो, कॉन्जुगेशन अगर प्रेजेंट है तो J4 ओनली ऑब्जर्व्ड, ये जो J5 है J6 है जनरली नॉट ऑब्जर्व्ड। क्लियर है? ध्यान देना कि अगर हाई रिजोल्यूशन का स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ना हुआ तो ये J5 J6 जो है जनरली ऑब्जर्व नहीं होंगे, और खासकर जब कॉन्जुगेशन में हो तो J4 ऑब्जर्व होते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में दिखा है कि J5 J6 आपका इंटरेक्शन ऑब्जर्व हो रहा है तब आप इंक्लूड करेंगे उनके स्प्लिटिंग पैटर्न को, अदरवाइज नहीं करना है। ये लीजिए, इस टाइप से यहाँ पर प्रोटॉन प्रेजेंट है। अब अगर मैं बात करूं तो ये तो क्या हो गया, आर्थो, जे आर्थो बोल दूंगा। ये जो है पैरा पोजीशन वाले जेपी जे पैरा, और ये जो है आपके ये कहलाएंगे मेटा पोजीशन है तो जे मेटा। तो जनरली यहां पर ध्यान देना कितने कितने आपके सिग्मा बॉन्ड से सेपरेटेड हैं। ये जो है आपका 1 2 3, तो ये J3 आर्थो के लिए J3 विसिनल टाइप, 1 2 3 4 मेटा के लिए 4, दैट मीन्स लॉन्ग रेंज कपलिंग प्रेजेंट हो रहा है। 1 2 3 4 5, ये तो पैरा वाला तो 5 है, ये भी लॉन्ग रेंज कपलिंग इसके लिए बोलेंगे। अरे क्लियर है क्या? ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में इनका वैल्यू क्या होता है और किनका वैल्यू जो है ज्यादा होता है। क्लियर है अभी? तो देखना, इसके लिए बोला जाता है जे आर्थो या J3 शुड बी ग्रेटर देन J4 या J मेटा, एंड इट इज आल्सो शुड बी ग्रेटर देन J5 J पैरा। क्लियर है? अब इसके लिए जो वैल्यू है वो है आपका, इसका आता है J इज इक्वल टू 6 से 10 ppm के बीच। क्लियर है? और ये जो वैल्यू होता है ये होता है आपका 0 to 3 ppm, 0 to 3 ppm, और इसको वैल्यू को बोलते हैं अराउंड 1 ppm। बहुत कम आता है इसका वैल्यू, ठीक है, या पे बोल सकते हैं 0 से 1 ppm के बीच इसका वैल्यू आता है। आपको क्वेश्चन में जनरली लिखा रहेगा, अगर उसको पैरा आपका जो कपलिंग दिखाना पड़ेगा तो जे पैरा कपलिंग आल्सो प्रेजेंट। क्लियर है भाई? तो ये हो गया आपका लॉन्ग रेंज कपलिंग। अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हुए डब्ल्यू कपलिंग देख लेते हैं। अगर वो क्वेश्चन पूछ दिया तो एक्सेप्शनल केस होता है, क्योंकि हम जनरली बोलते हैं कि यहाँ पर जे मेटा या जे को लॉन्ग रेंज कपलिंग जो होता है उसका वैल्यू कम आता है, दैट मीन्स उसको ऑब्जर्व करना थोड़ा सा लो रिजोल्यूशन के जो स्पेक्ट्रोमीटर है उसके लिए कम होता है। लेकिन यहाँ पर जो डब्ल्यू कपलिंग है जो कि क्या होता है, जैसे कि एक हम ब्रिजिंग मॉलिक्यूल लेते हैं, ले लीजिए, और यहां से अगर मैं प्रोटॉन ले तो देखना यहाँ पर ये HA अलग टाइप का प्रोटॉन है, ये भी अलग टाइप का प्रोटॉन है, उससे दोनों तो डिफरेंट है ही। ठीक है, तो ध्यान देना इनका जो शेप है ये W टाइप का हो रहा है क्या? तो जब इस टाइप से W शेप में आपके इंटरेक्टिंग न्यूक्लियाई इस जोन में आए तो इनके बीच जब इंटरेक्शन होगा, ध्यान देना कितने सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 और ये 4, J4 कपलिंग है, J4 कपलिंग है, इसके लिए वैल्यू जो होता है 4 से 6.5 के बीच होता है। ठीक है, इसका वैल्यू जो होता है CPS में 4 से 6.5 के बीच होगा। क्लियर है भाई? तो इनका वैल्यू देखो J4 होने के बाद भी 6.5 तक जा रहा है, 4 to 6.5, लेकिन यहाँ पर 0 to 3 बहुत कम दिखा रहा है। क्लियर? तो ये एक एक्सेप्शनल केस होता है, इनके बीच इंटरेक्शन काफी हाई होता है।
क्लियर है भाई? तो ये थे आपके कपलिंग कांस्टेंट, उनका डेफिनेशन, उनको कैसे समझा जाता है और उनके जो फैक्टर्स अफेक्टिंग है वो किस तरह से उनको अफेक्ट करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।